डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एलएलबी थर्ड ईयर की फ्रेशर निशी, जो सिविल जज में तैयारी के क्षेत्र में कैसे तैयारी करें कि शीघ्र चयन हो। जो सीनियर्स लंबे समय तक बैठे रहते हैं उनका चयन नहीं होता, जिससे नर्वस हो जाते हैं। इन विभिन्न विषयों पर ये जानना चाहती हैं कि फ्रेशर को शीघ्र तैयारी करने के लिए क्या करना चाहिए कि लंबा इंतज़ार ना करना पड़े। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू बेटा। हाँ, तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि एक फ्रेशर स्टूडेंट को सिविल जज की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? हाँ, इनका पहला सवाल है कि फ्रेशर स्टूडेंट को कब तैयारी करना चाहिए। फ्रेशर स्टूडेंट की तैयारी से पहले हम देखें कि एलएलबी कितने साल में पूरी होती है। एलएलबी आइदर 5 ईयर आइदर 3 ईयर। अगर 5 ईयर स्टूडेंट है तो 2 साल शुरू में वो लॉ के विषय कम पढ़ते हैं। वो 3 ईयर यानी 3 ईयर से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कम से कम 2 साल अपनी स्टडी करें, अपना बेस मजबूत करें, फिर तीसरे साल से उनकी तैयारी शुरू हो जाना चाहिए। अब आता है 3 ईयर वाले स्टूडेंट। 3 ईयर वाले स्टूडेंट 1 साल अपना बेस मजबूत करें, उसके बाद बाकी 2 साल जो है उसमें कहीं ना कहीं या मार्गदर्शन ले लें या तो फिर अपना सेल्फ स्टडी करें, वहाँ से उनकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। और सर अगर किसी का 3 ईयर लॉ कंप्लीट हो चुका है या 5 ईयर लॉ कंप्लीट हो चुका है तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए लॉ कंप्लीट होते ही? हाँ, लॉ कंप्लीट होते ही एक ध्यान उनको ये रखना है कि अगर उनका लॉ कंप्लीट हो रहा है, लॉ कंप्लीट होने के बाद तैयारी करना अगर चाहते हैं तो थोड़ी सी देर यह हो जाएगी, क्योंकि जब कोई तैयारी करने के लिए सोचता है तो तैयारी करने के बाद वो विभिन्न क्षेत्रों में भटकते भटकते 4-6 महीने लगा देता है। अब इसलिए बेहतर है कि जब वो एलएलबी में ही रहे और अभी उनका पूरा ना हुआ हो, क्योंकि एलएलबी में बहुत टाइम पढ़ाई में उनका लगता नहीं है, ना तो उतनी क्लासेस रन करते ना स्टूडेंट जाता है। तो पूरी एलएलबी करने के बाद अगर आप आते हैं तो थोड़ा सा देर हो जाती है, इसलिए बेटर है कि पहले ही शुरू कर दें। अब एलएलबी करने के बाद अगर आप आते हैं तो आपके ऊपर निर्भर है कि हम अपना सेल्फ स्टडी करें चाहे किसी का मार्गदर्शन लें। तो बेटर हमारा इरादा यही है कि पहले ही तैयारी शुरू कर देना चाहिए, एलएलबी का इंतजार ना करें। ओके सर, तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर आपने जैसा कहा कि हमें कोई मार्गदर्शन ले लेना चाहिए या किसी कोचिंग संस्थान में ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो क्या ये उचित रहेगा कि हम किसी कोचिंग का मार्गदर्शन लें? क्या ये ज़रूरी है? एक बहुत अच्छा सवाल निशी ने पूछा है कि हमें कोचिंग का मार्गदर्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसका उत्तर हम बड़ा विस्तृत तौर पे आपको देते हैं। यहाँ से लेकर बम्बई तक, फिल्मी दुनिया तक तमाम लोग फिल्मी ड्रामा में जाते हैं, तमाम कोर्स करते हैं, लेकिन तमाम लोग बिना कोर्स किए ही हीरो बन जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम मार्गदर्शन लें कि ना लें। इस क्षेत्र में हमारा आपका कहना है कि अगर आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जुडिशियल क्षेत्र की है, आपके घर में लॉयर हैं, आपके घर में जुडिशियल ऑफिसर हैं और उनसे आपको मदद मिल सकती है, तो आपको मार्गदर्शन लेने की बाहर की जरूरत ही नहीं। फिर आप राज कपूर जैसे खानदान में पैदा हैं, करिश्मा जैसे हीरोइन बन जाइए। लेकिन अगर आपका इस प्रकार का कोई गॉडफादर नहीं है तो आपको दिक्कतें आएंगी। कहीं कोई सेक्शन पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, कहीं कोई केस ला है वो समझ में नहीं आएगा, तो फिर आपका समय ज़्यादा जाएगा। बेटर है आप सीनियर से मार्गदर्शन ले लें, टीचर के मार्गदर्शन ले लें, तो बेहतर आपका रहेगा। रही बात संस्थान चुनने की, संस्थान आप चुन सकते हैं। संस्थान चुनने के लिए आपके अंदर वह क्वालिटी चाहिए कि हम कैसे संस्थान चुनें, ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर संस्थान आप चुनते हैं तो आपका फायदा क्या होता है ये जरूर हम आपको बता देते हैं। क्यों हम संस्थान चुनें, इस बात को तुम ध्यान से सुनो। किसी संस्थान को चुनने से आपको 3-4 फायदे हैं। पहला फायदा है, संस्थान आपको एक बेहतर नोट्स उपलब्ध कराता है, जो आप अकेले तैयारी करेंगे तो उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि उस नोट्स में कौन सा लॉ होगा, कौन सा केस डाला जाएगा, किस प्रांत में प्रश्न पूछे गए हैं, आपको पता नहीं चलता। आपको तो ये भी नहीं पता चलता यह प्रश्न किस एक्ट का है। पहला फायदा आपका एक बेहतर नोट्स बन जाता है। दूसरा, आप जब टूटने लगते हैं, जो आपके सीनियर नहीं होते हैं, तो वहाँ आपको इनकरेज किया जाता है और आप फिर टूटेंगे नहीं। तो एक तो यह है आप इनकरेज होते हैं कोचिंग से, क्योंकि उस कोचिंग में धीरे धीरे मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में कुछ लोग जब चयन होते हैं उससे आपका मार्गदर्शन होता रहता है। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी जो जरूरी बात है वह है
डेली आपका नया नया नॉलेज बढ़ता है, ज्ञान आपका बढ़ता है, वो ज्ञान कंटिन्यूअसली हो जाता है। कंटिन्यूअसली आप अगर अकेले करते हैं तो कंटिन्यूअसली वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आप देखिए कभी कोचिंग में छुट्टियां हो जाती हैं तो लड़के उस दौरान नहीं पढ़ते हैं। तो कोचिंग से आपका जो पढ़ाई का तरीका वो एक कंटिन्यूअसली बन जाता है, समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे पढ़ना। तो 2-3 चीज़ें, पहला तो आपका नोट्स बन जाता है, दूसरा आप इनकरेज नहीं होने पाते हैं, तीसरा आपका कंटिन्यूअसली एक्वायर्ड नॉलेज हो जाता है। ये फ़ायदा होते हैं। अगर ये फ़ायदा घर पे आप ले सकते हैं, नो मार्गदर्शन। ओके सर, तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ये है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं और हमने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली है, तो उसके बाद हमारा तैयारी का जो प्रारूप है वो कैसा होना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन जल्दी हो जाए? ये और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले प्रश्नों से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि केवल कोचिंग से अगर आप चाह लें मेरा सिलेक्शन हो तो दिक्कत है, क्योंकि कोचिंग की सारी बातों का फॉलो स्टूडेंट नहीं कर पाता है। देयर आर 3 स्टेप ऑफ द कोचिंग। कोचिंग के 3 स्टेप होते हैं। उस 3 स्टेप का स्टूडेंट जब पालन करता है तभी वह आगे बढ़ सकता है। जिसमें पहला स्टेप है, कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा हो उसको पढ़ाने से पहले हम पढ़ें, फिर गुरुजी के साथ हम पढ़ें, और फिर गुरुजी के पढ़ाने के बाद हम एक बार फिर पढ़ें। देयर आर 3 स्टेप। परीक्षा का भी यही 3 स्टेप है। पहले हम प्री पढ़ें, फिर मेन पढ़ें, फिर इंटरव्यू पढ़ें। कोचिंग जाते समय अगर 3 स्टेप का आप पालन करते हैं तो शायद ही आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन से। जब आप एक बार पहले पढ़ेंगे, फिर वही टीचर पढ़ाएगा, फिर टीचर के बाद फिर आप रिवाइज करेंगे, तो फिर आपके मस्तिष्क मन पर वो क्वेश्चन छा जाएगा, और फिर एक ही चीज़ बचेगा जो हम कराते रहते इलाहाबाद में, वो है प्रैक्टिस। फिर आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे, फिर आपका हो जाएगा वो क्वेश्चन तैयार। अदरवाइज कोचिंग में केवल एडमिशन लेने से, हमारे पास एक रिकॉर्ड है, टेस्ट सीरीज में ही हम देखते हैं 250-300 एडमिशन एक साल में होते हैं और 50 लड़के रहते हैं। क्लास के एडमिशनों में कहीं कोई 6 महीने पढ़ता, कहीं कोई 5 महीने पढ़ता और फिर छोड़ के भाग जाता है। तो लास्ट तक जो बचते हैं वो फिर सिलेक्शन उनका होता है। ओके सर, तो फिर अगर हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो उसके बाद जो हमारा दिनचर्या होती है, जो हमारा रूटीन है एक स्टूडेंट का, वो क्या होना चाहिए? पढ़ाई का दिनचर्या के बारे में जो बात आप कर रहे हैं, पढ़ाई की दिनचर्या सबसे पहले जितना कोचिंग में पढ़ाया जाए सारी चीज़ें, अगर आपको कोई डायरेक्शन दिया जाए, कभी कहा जाता है कि इस धारा को तुम खुद लिख लेना, तो हमारे सामने कई बार देखते हैं हम उनकी कापियाँ कभी भविष्य मांगते हैं तो वो धारा 6 महीना पहले नहीं लिखे रहते हैं। कोई भी डायरेक्शन उनको देते हैं वो पालन नहीं करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि माता पिता गुरु की बातों का अगर पालन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन में लेट होगा। वो मार्गदर्शक का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आपकी दिनचर्या ये होना चाहिए कि जितनी बातें आपको एक मार्गदर्शक, एक प्रशिक्षक दे, पहले तो उसका पालन आप करिए। दूसरा, राइटिंग एबिलिटी पर पूरा ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव पर पूरा ध्यान दीजिए, किसी भी बात को इग्नोर मत करिए, और कोई भी बात अगर आपसे कही जाए टीचर के द्वारा, कभी उस पर क्रॉस प्रश्न मत करिए, कुछ भी मत करिए उस पर। जितना कहे आंख बंद करके पालन करते जाइए, फिर वह गुरु आपको एक नाव में जैसे केवट ले जाकर पार उतार दिया था, तो फिर पार उतार देगा आपको। लेकिन अगर उस पर किंतु परंतु लेकिन उठाएंगे तो फिर दिक्कत आपके सामने होगी। ओके सर, और इसके बाद जैसे हमारा चलिए लॉ अगर तैयार भी हो जाता है, तो सबसे बड़ी स्टूडेंट जो सिविल जज की तैयारी करने की होती है कि हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है और जो जीएस है, हम उसको कैसे तैयार करें? हाँ देखिए, जीके का क्षेत्र बहुत बड़ा है, और सामान्य इंग्लिश में तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन जीके का क्षेत्र बड़ा है। जीके बहुत जल्दी स्टूडेंट तैयार करना चाहता तो ये जल्दी नहीं होगा। रोम कैन नॉट बिल्ड ए डे, जैसे रोम एक दिन में नहीं बन सकता। तो जीके के लिए आपको दिन प्रतिदिन छोटी छोटी किताबें जो हैं, सपोज दैट साइंस की किताब है, महेश बर्नवाल की किताब है, तो साइंस का ही पोर्शन वो सही करवा सकता है। लेकिन इसमें भी आपको मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हर क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं। तो या तो उन एक्सपर्ट से आप उन विषयों पर मार्गदर्शन लेकर के उनका अध्ययन करिए, और अगर आपके घर पे कोई एक्सपर्ट हो, आपका बड़ा भाई हो, आपकी बड़ी बहन हो, जो इन चीज़ों पर कर सके, क्योंकि अपने बच्चों में लोग नहीं कर पाते हैं, तो इन पर भी आपको कहीं न कहीं मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। किताबों को ले करके, किताबों के में पढ़ने के बाद जो आपको समझ में नहीं आता है तो आपको दिक्कतें होती हैं। अदरवाइज किताब से ही आप कर सकते हैं।
लेकिन सोशल मीडिया पर आवश्यकता से ज़्यादा समय जो खर्च होता है वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो बेटा ये टेक्स्ट बुक पहले पढ़िए कायदे से, फिर मार्गदर्शन लीजिए, फिर उसका प्रैक्टिस सेट कीजिए, और एक मार्गदर्शक लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप उनको कोचिंग मत जाइए, ना करिए, वो ठीक है, लेकिन उनका आपका कनेक्शन बनाए। कोचिंग भी करते हैं तो कोचिंग को छोड़ने के बाद भी आपको मार्गदर्शक से कांटेक्ट बनाए रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई अपडेट नहीं रहेगा। तो जीके के लिए हम आपका मार्गदर्शन ये है कि आप इंडिविजुअल किताबें लेकर के एक एक पोर्शन तैयार करिए। जैसे बड़ी अच्छी किताबें वो IPS हैं, उन्होंने खुद लिखी है, महेश बर्नवाल की, वो किताब आप ले लीजिए, उसको पढ़िए। इसी तरीके से हिस्ट्री की जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, वर्तमान आंदोलन की, बिपिन चंद्रा जैसे हैं, उनकी किताब ले लीजिए। एक एक इंडिविजुअल की हर किताब तैयार कर लीजिए। जल्दी कोई नहीं है कि अभी हम इस जल्दी जल्दी तैयार कर लें, नहीं तो जल्दी के चक्कर में जो आपका है वो भी भूल जाता है। अब आती है सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी में आता क्या है? सामान्य अंग्रेजी में आपका आता है एक निबंध, एक प्रेसी और एक ट्रांसलेशन। अगर ट्रांसलेशन और निबंध कंट्रोल कर लीजिए तब भी आपका 80 से 90 नंबर मिल जाएगा और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो औसत 90 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर 200 में इंग्लिश में मिल जाए तो आपका हो जाए। तो निबंध में क्या करना है, 2-4 निबंध आप लिख करके रख लीजिए, उनको बार बार रिवाइज कर लीजिए, तो इस तरीके से इंग्लिश वाला पोर्शन तुम्हारा तैयार हो जाएगा। ओके सर, मेरा आखिरी सवाल जो ये है कि जैसे कि हम जब सिविल जज की तैयारी करते हैं तो हमें बहुत सारे सीनियर मिलते हैं जो पहले से 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो हमें उससे उस डर से कैसे बचें कि अगर उनका नहीं हुआ है तो हमारा कैसे होगा? जो 4 साल से पढ़ रहे हैं लॉ, उनको वो नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं, तो हम कैसे होंगे? बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा है। भारत में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, एक ही मुख्यमंत्री हो सकता है, एक ही राष्ट्रपति हो सकता है, एक ही लोकसभा स्पीकर हो सकता है, एक ही एडवोकेट जनरल हो सकता है, और बनते कौन है ये? और अगर लेग में बहुत लोग नहीं बन पाए, ये नहीं बन पाए, वो नहीं बन पाए, तो क्या आप नहीं बन सकते हैं क्या? कभी मोदी सोचे थे हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कभी योगी सोचे थे हम घंटी बजाएं, कैसे हम बन गए मुख्यमंत्री? तो देखिए, पद तो एक है। छोटे छोटे क्लासेस में हमारे यहाँ कुर्सी दौड़ होती थी, तो वही बच्चा अंतिम रूप से उस ईंट पे जाकर बैठता था जो क्विक फास्ट हो। आज की तारीख में सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है जो क्विक दौड़ में है। किसी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? मेरे पास जो 25 ईयर का अनुभव बताता है, ये कुछ दूर चल करके फिर रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप चल रहे हैं तो आप आज से लेकर 35-36 तक, आज नहीं तो एडजस्ट में आपको हो जाएगा। अगर गड़बड़ है तो आप ना तो वकालत में सफल होंगे ना यहाँ सफल होंगे। सीनियर को देखने से दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत किसी के साथ दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि सीनियर को देख करके आप इंस्पायर्ड होइए, दुखी मत होइए। राम को जब वनवास हुआ था तो राम वनवास में भी कह रहे थे हमको तो मजे मजे रहे, हमें वन में रहना पड़ेगा, और भरत दुखी तो मुझे राजा बनना पड़ेगा। तो ये बात नहीं है। प्रधानमंत्री का पद एक है तो सिविल जज का पद 200-400 जो आता है, 50,000 फार्म भरते हैं, और तुमको हम बता दें कि 50,000 भरते हैं जो, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं हमसे या आपसे कि जा रहे हैं फार्म भरे हैं, बुकलेट लेते हैं हमें। तो कितना उत्साह के साथ जाते हैं, उतना उत्साह के साथ बुकलेट लेके आते हैं। बुकलेट लेने जब गए हैं तो रिजल्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। अब जो बाकी लोग हैं वो अपने बुकलेट लाने के बाद भी उसके प्रश्नों को चेक नहीं करते। अभी भी बिहार का जो एग्ज़ाम हुआ है, आने के बाद बहुत से लोग कह रहे हैं हम बुकलेट देखे नहीं। तो जितने गंभीर आप ना गंभीर हैं, केवल मार्गदर्शन से, केवल कोचिंग ज्वाइन करने से, यूनिवर्सिटी रोड से मैगजीन खरीदने से चयन नहीं होगा। उस पर अगर आप बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं तो एक आगे बढ़ने का रास्ता बन जाएगा। सीनियर से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं न कहीं फॉल्ट रहती है तभी जाके कुछ होता, नहीं तो आप किसी भी क्षेत्र में आप सफल हो जाएंगे। आपकी वही पढ़ाई से वकालत चलेगी, उसी पढ़ाई से आपको सिविल जज बनेगा। सीनियर को लेकर के अगर आप नर्वस हैं तो आपको हमारी यही सलाह है कि आप बेहतर तरीके से शुरू से काम करना शुरू कर दीजिए। स्टेप कोचिंग में है तो पहले अध्ययन, गुरुजी के साथ अध्ययन, उसके बाद अध्ययन, नंबर 1। दूसरा स्टेप आपका होना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाए पूरा मनोयोग से करिए। हम जब ऑब्जेक्टिव यहाँ कराते हैं 50 स्टूडेंट को बुलाते हैं तो 3 स्टूडेंट आते हैं, फिर किस बात करो ना, आप अपना भविष्य खुद तय करते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव आप करिए। फिर डिस्क्रिप्टिव जब लिखाने की बात आती है तो उनको पसीना जनवरी में आने लगता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी स्टूडेंटों में फॉल्ट है, नहीं तो जो कर रहे हैं आज भी हो रहे हैं, कल भी होंगे, परसों भी होंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके।